Hello students. So we are going to start our first chapter of class 12th chemistry, which is solid state. So the first page of the textbook deals with the pre-knowledge which is required to be known to understand rest of the chapter. So it will be very easy, but then I will be giving you that extra edge from these basic things only, which will make you feel that you have learned something more than what is required, and which will be helping you in future to understand the rest of the chapter. So we have studied about the states of matter, so we will study about the general characteristics, means properties of the solid states. The first property is that they have definite shape, volume and mass. Second is their intermolecular distance are short. Third is intermolecular forces are strong. Fourth, their particles have fixed position and they can oscillate about mean position, and they are incompressible and rigid. Meaning thereby जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और उनका मास मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट वो फिक्स्ड रहता है, गैस या लिक्विड की तरह नहीं होता. पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई होता है. तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने के कारण पार्टिकल्स पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल गैप होता है. और नेग्लिजिबल गैप होने के कारण वो इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें कॉम्प्रेस करना मुश्किल है. ठीक है, सॉलिड को हम दबा के छोटा नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत मुश्किल है. लेकिन गैस को हम दबा सकते हैं, लिक्विड को कुछ हद तक दबा सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल गैस होगा, उसके बाद लिक्विड, और एकदम इनकॉम्प्रेसिबल कौन होगा? सॉलिड. अब इसमें कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, लेकिन वो अपने ही प्लेस पे ऑसिलेट करते हैं और उनका ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी इतना फास्ट होता है कि हमें नेकेड आई से पता नहीं चलता कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं. तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करते हैं, लेकिन उनका रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होता, जैसा कि फ्लूइड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है. इसलिए हम गैस और लिक्विड को फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं. ठीक है, अब इस पर बेस्ड मैं एक एक्स्ट्रा एज बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ. जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्लास का स्टेट ऑफ मैटर क्या है? ग्लास इन द सेंस जो हम विंडो पेन में लगाते हैं, जो खिड़कियों में शीशा लगाया जाता है, इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है? क्या ये सॉलिड है? क्या ये लिक्विड है? क्या ये गैस है? और क्या ये सुपर कूल्ड लिक्विड है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्लास हमें सॉलिड जैसा दिखता है, लेकिन वो सॉलिड है नहीं, लिक्विड तो एकदम ही नहीं है. अगर मोल्टेन ग्लास ना हो तो, और गैस तो हो ही नहीं सकता. तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं. ग्लासेस को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं. इसको सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने देखा होगा जो खिड़की में विंडो पैन होता है, जो शीशे होते हैं लगे हुए कांच के, कुछ सालों के बाद इनका ऊपर का परत जो है वो पतला हो जाता है और नीचे का परत मोटा हो जाता है. मतलब स्लोली ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे इसके पार्टिकल्स फ्लो करके नीचे की तरफ जमते जाते हैं और ऊपर की तरफ पतला होता जाता है. और इसी तरह से 5-10 साल में या 10-15 साल के अंदर शीशे टूट जाते हैं. और अगर घर में बच्चे खेल रहे हों तो लोग कहते हैं किसी बच्चे ने तोड़ दिया, या फिर उस समय जो उस विंडो को ऑपरेट कर रहे होंगे उस समय अगर ये खिड़की टूट जाए तो कहते हैं कि उसने तोड़ दिया. लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो शीशे होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो सॉलिड नहीं होते, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं, उनके पार्टिकल्स का फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है. उनके पार्टिकल्स स्लोली फ्लो करते रहते हैं. तो ये नीचे की तरफ इसलिए फ्लो कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी है, इसलिए नीचे वाला परत मोटा हो जाता है, ऊपर वाला परत पतला हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये टूट जाता है. तो
ये जो 5 पॉइंट आपको लग रहे होंगे कि आपने पहले वाले क्लास में पढ़ा था, इन 5 पॉइंट्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन संभव था जो मैंने बता दिया। एक और आपके दृष्टिकोण को चौड़ा करने वाला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉलिड है, बी लिक्विड है, सी गैस है, या नन ऑफ द अबव है, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे? सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्या हम बात कर रहे हैं कि CO2 गैस का? अगर हम CO2 गैस की बात करेंगे यानी कि हम कई सारे CO2 गैस की बात कर रहे हैं, कई सारे CO2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओनली वन CO2 मॉलिक्यूल, तो वन CO2 मॉलिक्यूल जो है वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल, एक यूनिट पार्टिकल है। तो एक यूनिट पार्टिकल का, एक छोटा सा यूनिट पार्टिकल का स्टेट ऑफ मैटर हमेशा सॉलिड ही होगा, क्योंकि जब कई सारे पार्टिकल्स एक साथ होंगे तब ये सवाल जेन्युइन होगा कि वो उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है और उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल CO2 की बात करें, एक मॉलिक्यूल CO2 मतलब वो हमेशा सॉलिड ही होगा। और किस प्रकार का सॉलिड होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम कर लेंगे, और वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो अगर दूर दूर रहे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दूर रहे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहे, तो हम उसे सॉलिड कहेंगे। जैसे ड्राई आइस के केस में, ड्राई आइस क्या है? फ्रोजन CO2। और गैसियस CO2 मतलब हम बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल CO2 का नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल का। तो अगर आपके एनसीईआरटी के में कभी ये क्वेश्चन और उसका आंसर आपको ये दिखे कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम वन डिस्क्रीट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और वन डिस्क्रीट पार्टिकल का हम स्टेट ऑफ मैटर कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मैटर में तो कई सारे पार्टिकल होंगे और फिर उसका स्टेट 3 होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो वो तो सॉलिड ही होगा। इसलिए CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट था, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को इसी तरह से आगे स्प्लिट अप कर करके इस चैप्टर को और एलाबोरेट किया जाएगा, जिसमें कि आप ये समझेंगे कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर यू विल बी कमिंग टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। और फिर इस चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसे स्टडी करना आसान है, क्योंकि उसका डेफिनेट ज्योमेट्री एंड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। ठीक है, तो more about this I will tell you in the next lecture, because what will happen is this lecture becomes long and you will not feel like listening to me for longer time. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज पढ़ना है। आप देखेंगे 11 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर में, और 11 लेक्चर में ये चैप्टर जो है बहुत इजी हो जाएगा। आप आराम से अपने टाइम के अनुसार अपने मोबाइल में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप में कैसे भी सुन के, देख के रिवाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। Bye bye.